गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये सारे एनालिसिस किए थे, सही है। अब हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, एक एक की डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री। अब जो ये एक फील्ड है, इसमें जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम करेगा वो क्या करेगा, पेशेंट की हिस्ट्री लेगा, पूरी मेडिकेशन हिस्ट्री लेगा। मेडिकेशन हिस्ट्री में उसका क्या आ जाता है, किस ड्रग से वो एलर्जिक है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जीज टू एनी ऑफ द ड्रग। कोई भी ड्रग हो सकती है, कोई एंटीबायोटिक है या वारफेरिन से किसी भी ड्रग से अगर पेशेंट को एलर्जी है तो वो उस ड्रग को लिख देगा, उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री, मतलब एक हिस्ट्री बनाएगा जिसमें लिख देगा कि इस पेशेंट को इस ड्रग से एलर्जी है। तो इससे क्या होगा कि जो फिजिशियन है या डॉक्टर है उसको वो ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। उसके बाद है ड्रग डिपेंडेंसी, कोई पेशेंट किसी ड्रग से इंटॉक्सिकेशन तो नहीं है उसको, या वो ड्रग अब्यूज़ तो नहीं है किसी ड्रग से, तो वो सारी हिस्ट्री भी वो लेगा। बहुत सारे पेशेंट होते हैं ना जो ड्रग अब्यूज़ होते हैं किसी भी ड्रग से या ड्रग डिपेंडेंट होते हैं, तो वो उस चीज़ की पूरी हिस्ट्री लेगा। जैसे कोई ओपियाइड्स लेते हैं ना, ज़्यादा ओपियाइड्स लेते हैं तो वो ओपियाइड ड्रग अब्यूज़ हो जाते हैं, तो वो पूरी हिस्ट्री लेगा पेशेंट की। उसके बाद क्या करेगा, एक्यूरेट सिलेक्शन ऑफ ड्रग थेरेपी। तो उसके बाद जो ड्रग थेरेपी सिलेक्ट की जाएगी ना पेशेंट के लिए, वो बहुत ही एक्यूरेट होगी, क्योंकि हमें उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पता होती है कि ये कौन सी मेडिकेशन लेता है, इसको कौन सी मेडिकेशन से एलर्जीज़ हैं, ये कौन सी मेडिकेशन से ड्रग अब्यूज़ है। तो उसके बाद जो हम लोग एक्यूरेट थेरेपी सिलेक्ट करते हैं उसे उस ड्रग्स को नहीं देते। आ जाते हैं सेकंड है रेशनल प्रिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हेल्प द फिजिशियन इन सिलेक्टिंग द राइट ड्रग। इसमें क्या होगा, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो फिजिशियन के साथ काम करेगा। फिजिशियन को जो वो थेरेपी दे रहा है ना, उसको वो करेक्टली उसे राइट ड्रग्स चूज़ करने में हेल्प करेगा। कैसे, फिजिशियन के बाद बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सही है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना दें, तो कभी कभी किसी से मिस्टेक भी हो सकती है ना। तो ये जो फार्मासिस्ट है ना, वो उनको एक्यूरेट ड्रग थेरेपी सिलेक्ट करने में हेल्प आउट करेंगे। अब पता नहीं कितनी ड्रग इंटरेक्शन होता है, ड्रग फूड इंटरेक्शन होता है, तो जो फार्मासिस्ट है ना वो हेल्प करेंगे, क्लिनिकल फिजिशियन की हेल्प करेंगे कि कैसे ड्रग थेरेपी सिलेक्ट की जाए। देखें, अगर कोई पेशेंट है ना, वो पहले से वारफेरिन ले रहा है और अब उसे कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, सही है, तो हम लोग उस फंगल इन्फेक्शन के लिए अगर उसे अजोल दे देते हैं, अजोल में कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये सारी ड्रग्स आ जाती हैं, इट्राकोनाजोल। अगर हम लोग उस वारफेरिन लेने वाले बंदे को हम लोग दे रहे हैं उसे कोई अजोल फंगल इन्फेक्शन के लिए, तो क्या होगा, वो ड्रग इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि वारफेरिन के अजोल के साथ ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, तो वो ड्रग इंटरेक्शन कॉज करेगा। तो हम ये करेंगे कि जो वारफेरिन टेकिंग पेशेंट है ना, उससे हम लोग अजोल्स नहीं देंगे। अगर उसे सुपरफिशियल कैंडिडियासिस है, कोई इन्फेक्शन है, तो उससे हम लोग नेस्टेटिन दे देंगे। अब नेस्टेटिन देंगे ना तो उसको फिर इंटरेक्शंस नहीं होंगे, उसका जो फंगल इन्फेक्शन है वो भी ट्रीट हो जाएगा और जिस पर्पज़ के लिए वारफेरिन ले रहा है वो भी पर्पज़ रह जाएगा। तो ये होता है एक एक्यूरेट या करेक्ट ड्रग सिलेक्शन। अगर हम लोग रेशनल ड्रग की बात करें या रेशनल प्रिस्क्रिप्शन की बात करें, वो ऐसी प्रिस्क्रिप्शन होगी जिसमें हम लोग राइट ड्रग दें, राइट डोज में दें, राइट टाइम पे उस पेशेंट को दें और राइट पेशेंट को दें। तो ये सारे जो 5 R's आ जाते हैं ना, वो आ जाते हैं रेशनल प्रिस्क्रिप्शन या रेशनल ड्रग यूज़ में। उसके बाद है क्लिनिकल रिसर्च एंड कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, क्लिनिकल रिसर्च में जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट इस फील्ड में काम करेगा तो वो क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ जाएगा। हमें पता है कोई भी ड्रग आती है उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं पहले, तो पहले फर्स्ट फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, देन फेज़ 4। तो क्या होते हैं, ये क्लिनिकल ट्रायल्स में जो फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होते हैं उसे हम लोग क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं। और क्लिनिकल रिसर्च में बेसिकली वो इन्वॉल्व होते हैं, वो रिसर्च करते हैं कि ये जो रिसर्च प्रोडक्ट या ड्रग आई है ना, वो सेफ़ है, मतलब ये इफ़ेक्टिव रहेगी या कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगी पेशेंट के लिए, तो वो रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे क्लिनिकल फार्मासिस्ट। उसके बाद क्या होगा, यही फार्मासिस्ट ये जो रिसर्च कर रहे हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे फॉर द
इंटर्नीज जो फ्रेश आए उनके लिए, जो नर्सेज हैं या कोई न्यू फार्मासिस्ट हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखेंगे। क्यों? क्योंकि हर टाइम टू टाइम जो है ना अच्छी और मतलब कि गुड वेज आ जाते हैं या गुड टेक्निक्स आ जाती हैं, थेरेपीज़ आ जाती हैं। तो जो न्यू थेरेपीज़ आई हैं वो उन्हें बताएं कि ये थेरेपीज़ आई हैं, इसे किससे यूज़ करना चाहिए, इस पर पूरी प्रोग्राम्स बनाएं। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट विल कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स। ही विल ऑल्सो डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फार्मासिस्ट, नर्सेज एंड द इंटर्नीज। उसके बाद जो लास्ट है, जो क्लिनिकल रिसर्च में फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होंगे ना, वो क्या करेंगे? क्लिनिकल रिसर्च हेल्प करती है कि वो फाइंड आउट करें न्यू वेज, बेटर वेज टू डायग्नोज, टू डिटेक्ट, टू ट्रीट एंड टू प्रिवेंट द डिजीज़। तो वो जो भी न्यू थेरेपीज़ आती हैं, जो भी वो इस ड्यू टू क्लिनिकल रिसर्च हो रही है, तभी हमें न्यू टेक्निक्स मिलती हैं और बहुत ही ईजी टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल पहले ना इंसुलिन जब हम लोग लेते थे तो वो क्या होते थे, हमें फिल करनी होती थी और डोज सही फिल हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता, फिर लगानी पड़ती थी इंजेक्शन। अब क्या है, प्री फिल्ड जो इंजेक्शन है ना वो मिलती है। अब पहले तो बंदा इंजेक्शन फिल करके लगा रहा था, अब प्री फिल्ड इंजेक्शन आ गई हैं। तो फिर है ना उसको कैसे प्री फिल्ड इंजेक्शन को यूज़ करना है, वो मतलब इसके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना वो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इसमें क्लिनिकल रिसर्च हेल्प फाइंड आउट न्यू एंड बेटर वेज टू डिटेक्ट, डायग्नोज, टेस्ट एंड प्रिवेंट डिजीज। ही कैन पार्टिसिपेट इन एवेल्युएशन प्रोग्राम ऑन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। अब कोई जो ड्रग आई है न्यू, सही है, वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्लिनिक्स पे चलाएंगे, उनको मतलब यूज़ करवाएंगे। अब क्या होता है, एक ड्रग आती है विद वन यूज़, मतलब एक सिंगल यूज़ के लिए आती है। फॉर एग्जांपल ओपियाइड्स, हम लोग ओपियाइड्स एनाल्जेसिक देते थे एज ए एनाल्जेसिक, मतलब एक पेन किलर के तौर पे देते थे। बट जैसे ही ओपियाइड्स के यूज़ हुए हमें पता चला ओपियाइड का एक इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। तो हम इस साइड इफ़ेक्ट को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को डायरिया तो उसको हम लोग वो दे सकते हैं, मतलब वो ओपियाइड जिसके ड्रग अब्यूज़ कम हो, तो वो अगर हम लोग ओपियाइड किसी पेशेंट को देंगे तो उसका डायरिया सही हो जाएगा। अब इसमें एक एग्जाम्पल भी आती है जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, लोपिरामाइड क्या होती है, ये एक एनाल ओपियाइड है जो कि हम लोग डायरियल पेशेंट को देते हैं कि उसका डायरिया सही हो जाए। तो ओपियाइड का पहले एक यूज़ पता था हमें, बट जैसे यूज़ की, उसे क्लिनिकल ट्रायल्स में आई या उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चल गया कि उसके तो दूसरा यूज़ भी है। तो ऐसे बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे मेटफॉर्मिन हम लोग पहले देते थे डायबिटीज़ के लिए, लेकिन मेटफॉर्मिन का एक और यूज़ सामने आ गया कि वो वेट लॉस के लिए भी यूज़ होती है। तो ये जितनी भी रिसर्च है ना वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट करवाते हैं, और ये जो फील्ड है ना वो बहुत अच्छी है, मतलब उसमें न्यू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप अपग्रेडेड हो जाते हो। उसके बाद है एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरैक्शंस। अब इसमें क्या होता है, जो फार्मासिस्ट है ना, जो इस फील्ड में काम करता है, वो देखता है ड्रग इंटरैक्शंस विथ फूड, विथ स्मोकिंग, विथ अल्कोहल एंड ड्यू टू प्रेगनेंसी की वजह से भी ड्रग इंटरैक्शन होते हैं। हमें पता है बहुत सारी मेडिकेशन जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब प्रेगनेंसी में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा, बहुत से ऐसे फूड हैं जो ड्रग इंटरैक्शन करते हैं। मैं कॉमन से फूड की बात करती हूँ, जैसे सिट्रस फूड हो गया, जैसे ग्रेप फ्रूट हो गया, वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रग इनसे इंटरेक्ट करती हैं, तो वो ड्रग और फूड इंटरेक्शन से इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सी ड्रग का ड्रग के साथ इंटरेक्शन होता है, जैसे अगर मैं स्मोकिंग की बात करती हूँ, अब जो स्मोकर है ना, अगर वो उसे डायबिटीज़ है और हम उसे इनहेल्ड इंसुलिन दे देते हैं, अब जो स्मोकर है ना उसका, अगर हम लोग उसे इनहेल्ड इंसुलिन दे रहे हैं ना, तो उस इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन 5 to 6 फोल्ड ज़्यादा हो जाती है। अब हमें नहीं पता कि स्मोकिंग करता है, हमने डायरेक्ट इसको इनहेल्ड इंसुलिन दे दी, तो इंसुलिन का जो लेवल है ना उसकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें पता है मीडियम, मतलब एक एक्यूरेट डोज देना होता है। अगर डोज ज़्यादा हो जाएगा तो हमें पता है टॉक्सिक इफेक्ट्स आएंगे। तो इसमें अब हम लोग तो डोज नॉर्मल दे रहे हैं, लेकिन उस डोज की जो एब्जॉर्प्शन है वो कितनी हो रही है, 5 और 6 फोल्ड ज़्यादा हो रही है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑब्वियसली लो होगा। तो जो भी अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो हम लोग उसे इनहेल इंसुलिन नहीं देंगे, तो हम उसकी हिस्ट्री बनाएंगे, मतलब स्मोकिंग पूछेंगे, स्मोकिंग तो नहीं करते आप। उसके बाद अल्कोहल से ड्रग का इंटरेक्शन कैसे होगा,
अब कुछ मतलब ड्रग्स हैं जिसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है, जैसे कुछ मतलब कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन हो गई, सेफेलोस्पोरिन हो गई, उनका है ना अल्कोहल के साथ इंटरेक्शन होता है। जब हम लोग ये मेडिकेशन अल्कोहलिक बंदे को देते हैं तो उससे डायसल्फाम लाइक इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब ट्रेकीकार्डिया हो जाना, फ्लशी स्किन हो जाना और भी बहुत कुछ। सही है। तो इस अल्कोहल के साथ भी ड्रग का इंटरेक्शन है, जैसे एंटीबायोटिक का हो गया, और अल्कोहल का वारफरिन के साथ भी इंटरेक्शन होता है। तो हम जो अल्कोहलिक पेशेंट है ना, उससे अगर हम लोग कोई अल्टरनेटिव नहीं दे सकते तो हम लोग उसे कहेंगे कि ना भाई आप है ना अल्कोहल ना पिए, आप अभी है ना स्मोकिंग ना करें, ये ड्रग्स ले लें। और स्मोकिंग का है ना दूसरे ड्रग्स के साथ जो एंटी साइकोटिक है या एंटी हाइपरटेंसिव है ना, उनके साथ भी इंटरेक्शन होता है। तो हम लोग उसे अगर ड्रग देनी है लाजमी तो हम उसे मना करेंगे कि आप स्मोकिंग या अल्कोहल ना पियो। ड्रग के साथ इंटरेक्शन, उसकी मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, अगर वारफरिन और अजोल को देते हैं तो वो ड्रग इंटरेक्शंस कोज करते हैं। ये पूरी हम लोग डेटा लेंगे पेशेंट की कि कौन सी ड्रग लेता है, कौन सी फूड लेता है, स्मोकिंग करता है या नहीं करता, अल्कोहल पीता है या नहीं पीता। फिर उस इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करेंगे, फिर कंप्यूटर में उसको सेव कर देंगे। कंप्यूटर में सेव करेंगे ना तो हर जो भी फिजिशियन है उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद वो जो मेडिकल स्टाफ है ना उनको वो अवेलेबल रहेगी इन्फॉर्मेशन, तो वो एक अच्छे से उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर हम लोग इसको रीड करें, आइडेंटिफाई ड्रग इंटरेक्शन विद द फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्यू टू प्रेगनेंसी, compile and process patient data on computer and make it available for the medical staff। उसके बाद है suggest alternative therapy। अगर किसी ड्रग के साथ या फूड के साथ इंटरेक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटिव थेरेपी देंगे कि उससे वो इंटरेक्शन ना हो। नेक्स्ट, बायो इक्विवेलेंस एंड जेनेरिक इक्विवेलेंस। सही है। इसमें क्या होता है, जो फार्मासिस्ट में काम करते हैं वो देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं एक प्रॉपर ड्रग थेरेपी जो थेरेपी बेस करती है बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ पे। कैसे, डिफरेंट डोजेज फॉर्म को लेंगे, फिर उनकी है ना फिर उनकी या तो वो सिमिलर ड्रग की डिफरेंट डोजेज फॉर्म लेंगे या डिफरेंट डोजेस की मतलब कि लेंगे, सेम ड्रग के डिफरेंट डोज देंगे। फिर देखेंगे वो जो डिफरेंट डोजेस दिए हैं उनकी बायो इक्विवेलेंस है या नहीं, मतलब जितनी भी बायो अवेलेबिलिटी उन दोनों ड्रग्स की सिमिलर है या नहीं। अब देखो हम लोगों ने ना सेम ड्रग ली, उसकी है ना डोजेज फॉर्म डिफरेंट डोजेज फॉर्म हम लोगों ने ली। ओरल की हम लोग चेक करेंगे बायो अवेलेबिलिटी, आईवी की बायो अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। फिर अब जब हमें पता चल रहा है कि ये जो 2 ब्रांड्स हम लोग लिए हैं इनकी बायो अवेलेबिलिटी एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट सेम है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो थेरेपी देंगे जो सेफ भी हो, एफिशिएंट भी हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो हम उस पर कॉस्ट को भी देखेंगे। तो बायो इक्विवेलेंस एंड जेनेरिक इक्विवेलेंस में क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ड्रग थेरेपी बेस्ड ऑन अ बायो इक्विवेलेंस स्टडी ऑन डिफरेंट डोजेज फॉर्म ऑफ अ सेम ड्रग। सेम ड्रग की डिफरेंट डोजेज फॉर्म की बायो इक्विवेलेंस देखेंगे। मैंने आपको बता दिया कि बायो इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, 2 ड्रग्स ले रहे हैं हम लोग, मतलब सिमिलर ड्रग्स हैं लेकिन उनकी डोजेज फॉर्म है ना डिफरेंट है, उनकी बायो इक्विवेलेंस चेक करेंगे कि ये बायो इक्विवेलेंट है या नहीं है। उसके बाद है पेशेंट मॉनिटरिंग। पेशेंट मॉनिटरिंग में मॉनिटरिंग तब आता है वर्ड जब हम लोगों ने थेरेपी दे दी। सही है। थेरेपी देने के बाद हम लोग पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, मतलब चेक करेंगे कि पेशेंट में पॉजिटिव इफेक्ट कितने आए हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स कितने आए हैं। सही है। पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट से मेरा मतलब क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट्स वो जो डिज़ायरेबल इफेक्ट हो, मतलब हमें कोई डिजीज़ है, हम लोग ड्रग ले रहे हैं, वो डिजीज़ हमारी ट्रीट हो जाए। सही है। तो ये होते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव इफेक्ट्स वो होंगे जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, मतलब वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में इंक्लूड किए जाएंगे। तो हम लोग है ना पेशेंट मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, उसके आउटकम्स देखेंगे कि अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं। इट कंसर्न विथ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओवर डोजेज, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डिजायर्ड एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट। ये जो फार्मासिस्ट हैं वो ज़्यादा कंसर्न कहाँ पे करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स पे कंसर्न करते हैं कि अगर ओवर डोज ये बंदा लेता है इस मेडिकेशन का तो उसको कौन से साइन एंड सिम्टम या कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ सकती हैं, उसे पता होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अगर ड्रग ले रहा है तो उसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक अगर सेफेलोस्पोरिन से कोई किसी बंदे को एलर्जी है तो उसने ले ली, मतलब उस बंदे को वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी, या प्रेगनेंसी में कोई ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी और प्रेग्नेंट लेडी ने ले ली तो उससे क्या होगा, मे भी उस बेबी अबॉर्ट हो जाए उसका,
तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग लेने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकती है। डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स देखेंगे और अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स सारे पेशेंट के हम लोग देखेंगे जब हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर ड्रग विथ नैरो थेरापेटिक इंडेक्स यूज इन अ क्रिटिकल इल पेशेंट। अब इसमें क्या होता है, जो पेशेंट क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहा है तो हम लोग और उसे दे रहे हैं ड्रग जो कि नैरो थेरापेटिक इंडेक्स की है। जैसे हम लोग फेनाटोइन देते हैं बंदे को, वो नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग है, और ये एक एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है जो कि एपिलेप्सी में हम लोग दे रहे हैं। अगर हम लोग वो दे रहे हैं फिर उसको मॉनिटर भी करते रहेंगे कि भाई इसके कोई टॉक्सिक इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं आ रहे। और फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को हाइपरटेंशन है, सही, उसको हम लोगों ने डाययूरेटिक दे दिए, फिर हम लोग उसका जो उसका ब्लड प्रेशर है ना वो रेगुलेट करते रहेंगे। आई नो कि ये प्रैक्टिस बहुत कम होती है लेकिन ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर हाइपरटेंसिव बंदे को हम लोग डाययूरेटिक्स दे रहे हैं तो उसके ब्लड प्रेशर को हमें मॉनिटर करना लाजमी है। उसके बाद जो आ जाती है वो है ड्रग इन्फॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। ड्रग इन्फॉर्मेशन स्पेशलिस्ट ये वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं जिनकी मतलब के स्किल्स बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, वो बहुत ही स्किल्ड होते हैं, बहुत ही ट्रेंड होते हैं, उनको ड्रग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो क्या करते हैं, वो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर या ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस ओपन करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मतलब फॉर एग्जांपल किसी घर पे या किसी हॉस्पिटल में ऐसे केसेस आए हैं कि पेशेंट ने ना ड्रग का ओवरडोज ले लिया है, तो इन फार्मासिस्ट को इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कि बोलते हैं अगर इस ड्रग का ओवरडोज हो गया तो ये मेडिकेशन या ये ट्रीटमेंट देंगे ना तो वो जल्दी सही हो जाएगा। लाइक किसी को ड्रग पॉइजनिंग हो जाती है या पॉइजन केसेस आते हैं तो उनके एंटीडोट्स उनको इतने अच्छे से याद होते हैं कि वो जल्दी बता देते हैं कि इस ड्रग का हुआ है तो इसको ये एंटीडोट दे दो। तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन ड्रग में ऑपरेट ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस। जो कि एक्सपर्ट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है ड्रग की, तो वो क्या करेंगे, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर या सर्विस खोल देते हैं। फार्मासिस्ट कैन एक्टिवली कम्युनिकेट ड्रग इन्फॉर्मेशन टू effectively utilization and the retrieval of the drug literature. Pharmacists can accurately communicate drug information. ये ड्रग इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेट माना कम्युनिकेट कर सकते हैं विथ एनीवन, किसी फिजिशियन को भी बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इफ़ेक्टिवली यूटिलाइजेशन किए, मतलब पढ़े हैं, यूटिलाइज किए, रिट्राइवल किया है किसका, ड्रग लिटरेचर का। अब उसके बाद है जो थर्ड पॉइंट है, ही कैन प्रोवाइड इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑन एंटीडोट्स इन अ केस ऑफ पॉइजनिंग एंड ओवरडोज। ये आपको इमीडिएट मतलब जल्दी जल्दी बता सकते हैं कि ये जो अगर इस ड्रग का ओवरडोज हो गया है या तो मतलब कोई पॉइजनिंग हो गई है तो इसमें ये एंटीडोट इफेक्टिव है, ये दे दें। तो वो इतने ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव होते हैं, वो आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो ड्रग लिटरेचर है ना, जो ड्रग लीफलेट्स होते हैं वो इतनी बार उन्होंने यूटिलाइज़ किए होते हैं, या रिट्रीवल उनका इतना अच्छा होता है कि वो उनको पता होता है कि ये ड्रग इसके लिए यूज़ होती है, ये एक्यूरेट है। उसके बाद है डिस्चार्ज काउंसलिंग एंड पेशेंट कंप्लाइंस। इसमें क्या होता है, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और अब वो मतलब कि हॉस्पिटल से जा रहे हैं, मतलब उनका डिस्चार्ज हो गया है, सही है, तो अब डिस्चार्ज होने से पहले वो पेशेंट को सब कुछ बताएगा कि ये आपकी ड्रग थेरेपी, आपको ये डिजीज़ है, इसके लिए हम लोगों ने आपको ये थेरेपी दी है, ये मेडिकेशन आप इसके लिए यूज़ करते हो, ये मेडिकेशन आप इस चीज़ के लिए यूज़ करते हो, ये मेडिकेशन आप इस चीज़ के लिए यूज़ करते हो। तो पेशेंट को वो सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि मुझे कौन सी मेडिकेशन किस चीज़ के लिए मिली है। उसके बाद ये मेडिकेशन आपको कौन से टाइम पे लेनी चाहिए, सुबह लेनी चाहिए, ये रात को लेनी चाहिए, वो भी, और आपको ये मेडिकेशन कैसे स्टोर करनी चाहिए, कौन से टेम्परेचर पे आपको ये स्टोर करनी चाहिए। तो पेशेंट को पूरी नॉलेज दे देते हैं, कौन, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो कि इस फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। बाय एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग द पेशेंट एट टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल कैन इम्प्रूव द पेशेंट कंप्लाइंस टू द ड्रग थेरेपी। इससे क्या होगा, जैसे आप लोग पूरी पेशेंट को नॉलेज देते हो तो इससे पेशेंट कंप्लाइंस बढ़ती हैं, मतलब अच्छी होती हैं, पेशेंट ड्रग लेगा। देखें, हमें जो काम आता है ना वो हम खुशी खुशी करेंगे, लेकिन अगर हमें काम नहीं आता ना तो हम लोग कहेंगे या छोड़ दो हम लोग नहीं कर रहे।
तो ये पेशेंट को हम लोग जब ये पूरी नॉलेज देते हैं ना, तो उनको पता है कि ये काम कैसे करना चाहिए, और अगर मैं ये ड्रग नहीं लेता हूँ तो मुझे क्या हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो वो पेशेंट प्रॉपरली, उसके पेशेंट कंप्लाइंस बढ़ेंगे। उसके बाद है पेशेंट मेड अवेयर ऑफ पर्पस ऑफ मेडिकेशन, उन्हें पता होता है किस चीज़ के लिए मेडिकेशन मिली है। प्रॉपर डोज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें पता है कि कौन सा डोज लेना चाहिए। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे लेनी चाहिए हम लोगों को, मतलब बाय माउथ लेनी है, इंजेक्ट करवानी है, उन्हें वो भी पता होता है, तो वो सेफली यूज़ करते हैं। डोजेज शेड्यूल, मतलब दिन में कितनी दफ़ा लेनी है, 1 दफ़ा लेनी है, 2 दफ़ा लेनी है, उसकी ड्यूरेशन भी उनको पता होता है। एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन, और हमें इस मेडिकेशन को कहाँ और कैसे स्टोर करना है वो भी पता होता है। तो वो पेशेंट कंप्लाइंस, ये पेशेंट कंप्लाइंस पे काम करती है। उसके बाद है इंट्रावीनस एडमिक्सचर्स, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट यहाँ काम करते हैं वो क्या करते हैं, इंट्रावीनस एडमिक्सचर्स बनाते हैं। इंट्रावीनस एडमिक्सचर्स मतलब एक ड्रिप होती है, मतलब हम लोग को पता है एक स्टीराइल आईवी इन्फ्यूज़न है, सही है। उसमें हम लोग हमने अक्सर देखा है कि प्रैक्टिस में कि उसमें ना इंजेक्शन फिल करके उसमें डालते जाते हैं, वो क्या होता है, इंट्रावीनस एडमिक्सचर्स होते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 or more sterile products add to a IV fluid. IV administration, it must be sterile. Aseptic techniques are used to mix it. ये जो हम लोग IV एडमिनिस्टर्स करते हैं ना, मतलब एक IV फ्लूइड, एक ड्रिप है, उसमें हम लोगों ने इंजेक्शन के थ्रू कोई दूसरी ड्रग उसमें डाल दी है। तो ये जो मिक्सचर है ना, मतलब ड्रग को डाइल्यूट करके भी ऐसे हम लोग दे सकते हैं। ये जो मिक्सचर्स हम लोग बनाते हैं ना, वो एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करके बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इंट्रावीनियसली जाएगा, मतलब वो डायरेक्ट आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, तो उसमें कोई पायरोजन या कोई ऐसी जो है ना मतलब इसमें ऐसा कोई पार्टिकल तो नहीं चला गया जो कि जाके हमारी बॉडी में हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दिखाए। अब पायरोजन होगा तो सडनली फीवर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हम लोग इसे स्टीराइल या एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करके बनाते हैं। उसके बाद है रिटेल फार्मेसी स्टोर। अगर यहाँ पे एक नाम आया रिटेल, हमें ये लगेगा कि रिटेल तो कम्युनिटी फार्मेसी आ गई, तो फिर हम लोग क्लिनिकल में ये रिटेल क्यों पढ़ रहे हैं। इसमें यह है कि अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में या किसी जगह पे रिटेल में बैठता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, तो उसके काम कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल फार्मासिस्ट को ड्रग की नॉलेज है, तो वो रिटेल स्टोर्स पे भी बैठ सकता है। तो जो क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप है ना, वो रिटेल फार्मेसी स्टोर का भी है। अब इसमें क्या होगा, फार्मेसी एज अ रिटेल ड्रग स्टोर कैन मेंटेन पेशेंट प्रोफाइल। उन्हें पता होता है कि पहले पेशेंट प्रोफाइल लेनी है, फैमिली हिस्ट्री लेनी है, फैमिली रिकॉर्ड उसका लेना है, फिर उस रिकॉर्ड को पूरा मेंटेन करता है। देन फार्मासिस्ट काउंसिल देम, फिर वो फार्मासिस्ट उनको काउंसिल करता है कि अगर कोई मतलब कि थेरेपी उनके प्रिस्क्रिप्शन मिली है वो उसे डिस्पेंस करता है, या कोई OTC ड्रग लेने आया है पेशेंट, तो उसे पूछता है कि आपको कोई ड्रग ऐसी, आपको कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है, या आप कोई ऐसी ड्रग तो नहीं ले रहे हो, अगर आप ये ड्रग ले रहे हो तो इसके साथ ये OTC ड्रग आप ना लें। तो वो पूरी उसको काउंसिल करता है। देम वाइल फिलिंग प्रिस्क्रिप्शन, जब उसकी प्रिस्क्रिप्शन फिल करता है ना, तो उन्हें काउंसिल करता है कैसे लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये चीज़ इसके साथ खानी है, ये चीज़ इसको साथ नहीं खानी। ही डिटरमाइंस पेशेंट रिस्पॉन्स टू द ड्रग थेरेपी एंड हेल्प देम इन द सिलेक्शन ऑफ द OTC ड्रग। अब इन्हें पता होता है कि ये जो पेशेंट आया है ना, उसका ड्रग थेरेपी के साथ कौन कौन सा रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स हो सकता है, क्योंकि वो पेशेंट इनके पास आ रहा है, बार बार अपनी प्रिस्क्रिप्शन फिल करवा रहा है, इनके साथ इनसे OTC ड्रग ले रहा है, तो उनको फार्मासिस्ट को पता होता है कि जैसे ही वो उसकी पूरी हिस्ट्री बना के रखते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है, वो हिस्ट्री अपने पास बना के रख लेते हैं कि इसका रिस्पॉन्स इस पेशेंट में कैसा आएगा, तो उन्हें वो सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं एक अच्छी सी OTC मेडिकेशन। फ्रेंड्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।